बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय लोगों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें कल हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार दिए गए हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमने अनुच्छेद 19 से 22 तक जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनका अध्ययन किया था। आप बता सकते हैं कि 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं भारतीय लोगों को दी गई हैं? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय लोगों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, पहले कितनी थी और अभी वर्तमान में ये कितनी है, ये आप मुझे बताएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ रहे थे अगला जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24। अनुच्छेद 23 में ये कहा गया है कि जो मानव है उसके साथ किसी भी प्रकार से कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है और बाल श्रम पर रोक है। किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा और बाल श्रम पर रोक लगा दी गई है इस अनुच्छेद के द्वारा। फिर अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते हैं। 14 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे आप काम नहीं करवाएंगे। और अनुच्छेद 23 जो ज़बरदस्ती, कई बार आपने सुना होगा कि बेगार प्रथा होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग होते हैं वो मजदूरी करते रहते हैं। तो अनुच्छेद 23 उसी से संबंधित है, बेगार प्रथा का निषेध करता है। और अनुच्छेद 24 क्या करता है, बाल श्रम, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ज़बरदस्ती जो बाल श्रम करवाया जाता है ना, वो निषेध किया गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं अगले मूल अधिकार की। कौन सा है वो अगला मूल अधिकार अपना? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हमें अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक मामलों से संबंधित स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 25 बताता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जो भारतीय सरकार है या राज्य सरकार है वो आपके धार्मिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अनुच्छेद 26 बोलता है कि आप धार्मिक मामलों से संबंधित संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, उनका प्रबंध भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 बताता है कि आप जब धार्मिक व्यय करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक निश्चित राशि की है जिस पर आपको धार्मिक मामलों का प्रबंध करने में या जो आप धार्मिक कार्यों के लिए जो दान करते हैं उसमें आपको टैक्स नहीं देना होता है। आपने सुना होगा कि इस व्यक्ति ने, ज़्यादातर क्या होता है, लोग अपना नाम छुपा लेते हैं, लेकिन काफ़ी पैसा दान में दे दिया जाता है। क्यों दे दिया जाता है? एक तो दान हो गया, दूसरा उस पर टैक्स नहीं देना होता है। इसलिए धार्मिक मामलों में ये आपको अधिकार दिया गया है कि आप जो धार्मिक व्यय करते हैं निश्चित राशि पर कर आपको नहीं देना होता है। फिर बात आती है अनुच्छेद 28 की कि अनुच्छेद 28 में क्या है। अनुच्छेद 28 बोलता है कि आप अपने जो अल्पसंख्यक धर्म है वो उनकी प्रगति के लिए कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से हैं अल्पसंख्यक धर्म? किन्हें कहेंगे हम? जैन हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ये अल्पसंख्यकों में आते हैं। इन्हें अपने धार्मिक मामलों या धार्मिक जो अपने धर्म हैं उनको बढ़ाने का अवसर इस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। समझ में आया? धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगली स्वतंत्रता की बात करते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 29 से 29 से। और शिक्षा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 30 से। क्या है इसमें?
सभी जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी जातियां हैं, उन्हें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का पूरा अधिकार दिया गया है। वो अपनी संस्कृति का प्रसार कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं। इस कार्य में गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। फिर इसके बाद शिक्षा संबंधी अधिकार, सभी को शिक्षा का समान रूप से अधिकार दिया गया है। सभी को जो अपने यहाँ, तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? कौन से अनुच्छेद में है, पढ़ा था क्या? किस में था? ये आपके स्वतंत्रता के अधिकार में था, 21 का में बताया था। कौन सा अनुच्छेद, कौन सा संविधान संशोधन था? ये 86वां संविधान संशोधन। कई बार आजकल ज़्यादातर ये अनुच्छेद से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या था। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 का में ये लिखा गया है कि जो भारतीय जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो अनुच्छेद 30 में भी शिक्षा और संस्कृति संबंधी बात कही गई है। अब लास्ट में हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों की। क्या मतलब है इसका, क्यों दिया गया है ये अनुच्छेद? जब हमने संविधान का गठन किया था, संविधान सभा का गठन किया था, तब मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? क्या होता है उद्देश्य प्रस्ताव, बता सकते हो? 13 नवंबर 1900 क्या था? उसमें ऐसे बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हम फ्रेम कर लेंगे और उसमें हमें फ्रीडम मिलना चाहिए, कि पब्लिक उसकी सॉवर्निटी मिलनी चाहिए, ऐसे कुछ था। 3 सभाएं बताई थी मैंने संविधान सभा की, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थी 9, 11 और 13। इनमें 13 नवंबर को क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था उस दिन? आपका उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, ये प्रस्तुत किया था। और जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। याद है या भूल गए? संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। उसी समय मैंने आपको बताया था कि जो BR अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर है, वो भी संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। BR अम्बेडकर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। ये कहे जाने का एक रीज़न है, क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को छोड़ दीजिए, तो इसके अलावा जो 5 मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? या उनसे संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं वो किसमें किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपके साथ अगर कोई या आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हरण करता है तो आप संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय में जा सकते हैं। ये अधिकार आपको दिया गया है, इसीलिए BR अम्बेडकर इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। अब इसमें है क्या? तो इसके अंतर्गत 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आप याचिका लगा सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 226 कहाँ रिट लगाएंगे, कहाँ याचिका लगाएंगे?
हाई कोर्ट में, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में आप याचिका लगा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकार कोई छीन रहा है, और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में। अब बात करते हैं कि अब इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रलेख हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। 5 प्रकार के प्रलेख हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण यानी प्रकट करना, सामने उपस्थित करना। प्रलेख, प्रलेख होता है एक एप्लीकेशन मान लीजिए, ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहले प्रकार का प्रलेख है या एक तरह की एप्लीकेशन आप मान लीजिए, आदेश मान लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसे कहते हैं, संधि विच्छेद कीजिए इसका। प्रत्यक्षीकरण का, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करना। जो भी बंदी बनाया गया व्यक्ति है, जिसे अरेस्ट किया गया है, उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना। कहाँ? समीप के न्यायालय में। कब तक? 24 घंटे के भीतर। ये उस बंदी बनाए गए व्यक्ति का अधिकार है, इसे कोई नहीं छीन सकता है कि जिसे भी बंदी बनाया गया है उसे 24 घंटे के भीतर भीतर समीप के न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। इसे क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ में आया ये? बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर इसके बाद अगला आदेश है परमादेश। परमादेश क्या अर्थ है इसका? परमादेश यानी, संधि विच्छेद करो, क्या हो गया ये? परम प्लस आदेश, ठीक है। आदेश देना किसे? अन्य अधिकारी को या उच्च अधिकारी को, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है। मान लीजिए कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये इस उच्च अधिकारी को आदेश जारी कर सकते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से करिए। ठीक है, समझ में आया? परमादेश यानी आदेश देना। आदेश किसे देगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायालय, जो अन्य अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं। अगर न्यायालय को लगता है कि वो अपने कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, तो ये न्यायालय उसे आदेश दे सकता है। तीसरा प्रलेख, ये 32 में है। 32 का अर्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यानी कि आप संवैधानिक रूप से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। कैसे? ऐसे। तो परमादेश हाई कोर्ट वाला भी तो इंक्लूड हो जाएगा ना? ये सेम है, ये अपने यहाँ स्टेट लेवल पर आ गया, ये सेंटर लेवल पर आ गया। अपन सीधे स्टेट पे सेंटर पे नहीं जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं, पहले अपन कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में। ठीक है। तीसरा आदेश उत्प्रेक्षण। तीसरा जो आदेश है उसे वो क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण यानी अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो इसी से अर्थ निकलेगा। ठीक है, वर्ड से अगर अर्थ निकाल के याद करोगे तो याद होंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें क्या है। उत्प्रेषण, प्रेषण यानी प्रेक्षण करना। हुआ था ना, चंद्रयान 2 का प्रेक्षण हुआ था। क्या किया था? भेजा था। सीधी सी बात है, प्रेक्षण करना यानी भेजना। उत यानी ऊपर, ऊपर की तरफ भेजना। मान लीजिए हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। अपने यहाँ की जो निम्न न्यायालय है, ठीक है, जो सेशन न्यायालय वगैरह होते हैं, उसमें कोई केस चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट को लगता है कि उस केस की सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए।
तो इस संबंध में हाई कोर्ट उन निम्न न्यायालयों को आदेश दे सकता है कि आप इन केस की सुनवाई यहाँ मत कीजिए, इसे हमारे पास भेज दीजिए। ये क्या कहलाएगा? उत्प्रेषण। फिर अगला प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी अर्थ लगाइए, इसका क्या अर्थ होगा? निषेध। प्रति प्लस निषेध। निषेध यानी रोक लगाना, मना करना। ठीक है, क्या मना करेगा? कोई निम्न न्यायालय, ठीक है, अपने यहाँ की जो छोटे न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, ठीक है, वो अब किसी केस की सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन उस केस की सुनवाई करने का अधिकार उनको नहीं है। कैसे नहीं हो सकता है? कई विषय हैं जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। राज्यों के बीच में कोई विवाद हो गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से संबंधित कोई विवाद है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो यहाँ नहीं हो सकता है। तो कई विषय है, बंटवारा किया गया है विषयों का अपने यहाँ पर, ठीक है। तो किसी मामले की सुनवाई निम्न न्यायालयों में हो सकती है, लेकिन उसे अधिकार नहीं है। तो ये जो ऊपरी न्यायालय हैं वो उसे इस कार्य को करने से रोक सकते हैं। वो क्या कहलाएगा? प्रतिषेध। समझ में आया ये इतना? फिर इसके बाद पांचवा प्रलेख, अधिकार प्रच्छा। प्रच्छा यानी पूछना। क्या पूछना? अधिकार, अधिकारी को, ठीक है। अब अधिकारी को क्या पूछेगा? कई बार होता है, कई अधिकारी होते हैं जो शक्तियां उन्हें दी जाती हैं वो उनसे भी ज़्यादा उन शक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं जो कि उनके अंडर में नहीं है। समझ में आया? कई अधिकारी उन शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं जिनका प्रयोग करने की शक्ति या अधिकार उनको नहीं है। तब फिर ये जो न्यायालय हैं उन अधिकारियों से ये पूछ सकते हैं कि ये इस शक्ति का प्रयोग आपने किस अधिकार से किया है, या ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप ये कार्य कर रहे हैं। उसे हम क्या कहेंगे? अधिकार प्रच्छा। अब ये 5 प्रलेख हैं, ठीक है। इसमें अब अधिकारी को वो पूछेगा, खुद डायरेक्ट जाकर तो पूछेगा नहीं, ठीक है ना। उसमें वो एक आदेश जारी करेगा, एक नोट जारी करेगा उस अधिकारी के संबंध में कि आप इस कार्य को क्यों कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। तो ये प्रलेख होते हैं, ये एप्लीकेशन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, वो जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो इसी कारण से ये सभी प्रकार से हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हो गए, ठीक है, जिनसे कि हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ये 6 मूल अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं, और मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे अधिकारों की रक्षा का उपचार भी साथ ही साथ इसी में कर दिया गया है। ये हो गए मूल अधिकार। अब इसके बाद मूल कर्तव्यों की बात कर लेते हैं। 6 मूल अधिकार हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं? कितने मूल कर्तव्य हैं? 10 है या 11? कितने मूल कर्तव्य हैं? 10 या 11? 12 है। अपने यहाँ मूल कर्तव्य की बात करते हैं, ठीक है। क्या जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तब ये मूल कर्तव्य थे? नहीं। कब लागू हुए ये? कि संविधान संशोधन के द्वारा। मूल कर्तव्यों को लागू किया गया या शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान
संशोधन के द्वारा। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, 1976 में जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ, तब इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा है? मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये जो 86वां संविधान संशोधन है, ठीक है ना, ये आपके मूल अधिकार भी हैं, मूल कर्तव्य भी हैं और नीति निर्देशक तत्वों में भी इसे शामिल किया गया है। तीनों में है ये मूल अधिकार, ये जो संशोधन है इसको तीनों में शामिल किया गया है। और जस्ट अभी जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था 21 क में क्या है? हाँ, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से मूल कर्तव्य के अंतर्गत? 11वें मूल कर्तव्य के अंतर्गत। दूसरी बात, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये मूल कर्तव्य जोड़े गए और उसी समय कई संशोधन और हुए थे। कई जगह हम पढ़ते हैं 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये हुआ वो हुआ, काफ़ी संशोधन उस समय हुए थे। इसी कारण से जो ये 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी संविधान भी कहते हैं या छोटा संविधान भी कहते हैं। समझ में आया? कई संशोधन हुए थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, इसीलिए इसे छोटा संविधान या मिनी संविधान भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि मूल कर्तव्यों की, कौन कौन से मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अंतर की बात करें अगर हम, मूल कर्तव्य और जो मूल कर्तव्य हैं और जो मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार के लिए आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों को समाप्त करता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। मूल कर्तव्यों के संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये आपके नैतिक नियम हैं जिनको कि आपको मानना है। आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं ये आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। मौलिक कर्तव्य हैं, कर्तव्य बताए जाते हैं क्या? घर में कोई कर्तव्य बताता है हमें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें हम अपने आप से सीख जाते हैं कि ये हमारे लिए सही है, हमें ऐसा करना चाहिए। अब क्या ये 10 मूल कर्तव्य लिखाऊं? बता दूं? वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये मूल कर्तव्य। संपत्ति मूल अधिकार में नहीं है। संपत्ति का मूल अधिकार अब मूल अधिकार में नहीं है, मौलिक में भी नहीं है, वो हटा दिया ना 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो तो अपन तो कोर्ट के लिए, तो कोर्ट में अपने को मूल अधिकार नहीं मिला, वैसे विवाद हो जाते हैं तो अपन जा सकते हैं, कानूनी अधिकार है, कानून की शरण में आप जा सकते हो, लेकिन मौलिक अधिकार के रूप में नहीं। ठीक है ना? वो है 300 क में, अनुच्छेद कौन सा है? 300 क में। अब मूल कर्तव्य की बात करते हैं, कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। वैसे ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं और पता भी होगा। पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन तथा उनके आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना। संविधान का पालन करना और उसके जो भी आदर्श हैं, प्रतीक हैं, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, उनका सम्मान करना, उनकी रक्षा करना। फिर दूसरा जो मूल कर्तव्य है वो है राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श रहे हैं उनका पालन करना। जैसे अब हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो शामिल लोग थे उनके द्वारा जो आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं उनके आदर्शों को मानना, हालांकि नहीं मानते हैं।
फिर तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, कि जो भारत है उसकी एकता के लिए कोई भी ऐसा कार्य ना करना जिससे कि उसकी अखंडता को या एकता को कोई भी आघात पहुँचे। नेक्स्ट है फिर देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करना। हमारे जो आर्मी के लोग हैं वो यही करते हैं। नेक्स्ट है भारत के लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, यानी भाईचारे की भावना का विकास करना, किसी भी ऐसे कार्य को ना करना जिससे कि भाईचारे को आघात पहुंचता हो। नेक्स्ट है संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना या उसको बढ़ावा देने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। ये जो पेड़ काटे जाते हैं, काट लिया कोई बात नहीं, लेकिन एक की जगह 2 पेड़ लगाइए। तो पर्यावरण की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। और जो पशु पक्षी हैं वो पहले जितने नज़र आते थे उतने अब नज़र नहीं आते हैं। जब पेड़ ही नहीं है तो पशु पक्षी कहाँ से होंगे? तो दोनों को ही बढ़ावा देने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। नेक्स्ट है फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञान को बढ़ावा देने का कार्य करना। जिनमें योग्यताएं हैं उनको आगे बढ़ावा देने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति कौन सी? जो भी म्यूज़ियम वगैरह होते हैं, जो हमारे पुरातात्विक किले वगैरह हैं, ठीक है, हमने देखा है कि कई बार हम लोग घूमने के लिए जाते हैं, दीवारों पर कुछ ना कुछ लिख दिया, जहाँ इच्छा हुई वहाँ थूक दिया, गंदगी कर दी। तो ये हमारी धरोहर है, तो उनको संभालने की जिम्मेदारी भी किसकी है? हमारी। नेक्स्ट है फिर व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास करना। जब आप व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ेंगे तो समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए प्रयास करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। फिर 11वां मूल कर्तव्य जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, 86वां संविधान संशोधन, जो कि है भारत के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। ये 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय लोगों को बताए गए हैं, जिनसे कि भारत अपने देश की रक्षा के साथ साथ स्वयं का भी विकास कर सके। आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास कर लेंगे।